अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चंस को जो कि एक्सरसाइज के अंदर थे। आज हम डिस्कस करेंगे उन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपके इस चैप्टर के अंदर भी वो मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 से 5 तक हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका 20 ही है। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मीन बाय कैट स्कैनर। कैट स्कैनर क्या है? इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एक्स सोर्स विद सेवरल हंड्रेड ऑपोजिटली एडजस्टेड डिटेक्टर्स। बेसिकली ये जो है ना कंसिस्ट होता है एक्सरे सोर्स के ऊपर और जिसके अंदर अपोजिटली हंड्रेड से सेवरल हंड्रेड से कह रहा है एडजस्ट किए जाते हैं क्या चीज? डिटेक्टर्स। ईच डिटेक्टर मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रे। हर डिटेक्टर एक्स रेज की एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? मेजर करेगा अलोंग अ थिन लाइन थ्रू द सब्जेक्ट। द एंटायर सिस्टम इज लिंक थ्रू अ कंप्यूटर। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम इसका जो लिंक होता है वो कंप्यूटर के साथ होता है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी, जिसको हम कैट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कंप्यूटराइज ए से एक्सेल और टी से टोमोग्राफी बनता है एंड इज वाइडली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो ये मेडिकल के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्स-रेज। एक्स-रेज के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? एक्स-रेज आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। एक्स-रेज जो है ना ये ऐसी रेडिएशंस है जो कि आयोनाइज कर देती है। दे मे कॉज डैमेज टू लिविंग टिश्यू। ये जो हमारे लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज भी कर सकती है। एज एक्स-रेज फोटोन आर एब्जॉर्ब इन टिश्यू, क्योंकि एक्स-रेज फोटोन जो है वो टिश्यू के अंदर जैसे एब्जॉर्ब करती है, दे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड क्रिएट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। ये उन मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करती है और वहां पर क्या चीज क्रिएट करवा देती है? ऐसे फ्री रेडिकल क्रिएट करवा देती है जो कि रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रो ऑक्साइड्स हो गए, which in turn can disturb the molecular structures of protein and especially the genetic materials। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड्स बन जाते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं, फिर ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स की, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं और जेनेटिक मटेरियल को भी डिस्टर्ब करते हैं। यंग एंड रैपिड ग्रोइंग सेल्स आर सेंसिटिव, हेंस एक्स-रेज आर यूजफुल फॉर सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। तो अगर आपने एक्स-रेज को यूज करना है तो आप जस्ट उसको उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें जिन पॉइंट्स के टिश्यूज को आप डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। The X-rays can cause cancer by excessive use। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। Even when the organism itself show no apparent damage, excessive use may cause the changes in reproductive system that will affect the organisms offsprings। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है ऑफस्प्रिंग्स के लिए भी खतरनाक है, हमारी बॉडी के लिए भी डेंजरस है, तो इसको केयरफुली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 है, राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ लेजर। लेजर के 2 इस्तेमाल हमने बताने हैं। नंबर 1 यहाँ पर 5 से 6 लिख दिए, आप एटलीस्ट 2 पूछे तो 3 से 4 तो लिखें, 1 से 2 एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। सबसे पहला लेजर का यूज, लेजर बीम आर यूज्ड एज ए सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रिटेन्स। ठीक है, वेल्डिंग के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, कटिंग के लिए भी लेजर को इस्तेमाल किया जाता है। फाइन फोकस बीम ऑफ लेजर हैज बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंशियस एंड प्री कैंशियस सेल। लेजर का जो एक आपको पता है कि इसका फायदा ये है या इसका ये एक प्रॉपर्टी है कि इसको आप एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो लेजर को आप कैंशियस सेल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो फोकस आप जब करेंगे तो वो सिर्फ एक ही सेल के ऊपर फोकस होगा, जो उसके इर्द गिर्द वाले सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगे। द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ लेजर बीम इज आल्सो यूज्ड to survive for lining up equipments. It is potential energy source for including fuel reactions. It can be used for telecommunication in fiber opticals। तो 2 या 3 यूज आप इसके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड मेटास्टेबल स्टेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन मेटास्टेबल स्टेट को। A metastable state is an excited state। ये वो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एटम जो है एक्साइट होकर पहुंचता है। In which an excited electron is unusually more stable and from which the electrons come to lower state after relatively longer time। लास्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो ये भी उसी से रिलेटेड ही है। इसका दूसरा पार्ट है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ लेजर बिकॉज फेज कोहेरेंस कैन बी ऑब्टेन बाय दिस वे। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका पॉपुलेशन इन्वर्जन का।
It is the state of an atom where there are more number of excited electron in higher energy state than the lower energy state. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये वो स्टेट है, ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट के. इसका लास्ट क्वेश्चन, question number 5, Bohr theory of hydrogen atom is based upon several assumptions. Do any of these assumptions contradict classical physics? तो ये हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल सेम वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें वही आंसर राइट करेंगे. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर थ्योरी का वो कॉन्ट्राडिक्ट रखता है कौन सी फिजिक्स के साथ? क्लासिकल फिजिक्स के साथ. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होते हैं वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली. तो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहनी चाहिए? डिक्रीज, क्योंकि ये जब मूव कर रहे होते हैं तो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो उनके पास एनर्जी की मिकदार क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए. Its orbit becomes smaller and smaller. इसका ऑर्बिट कम से कम होते चला जाना चाहिए and it should fall into the nucleus, और इसको न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, लेकिन बोर्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग. कि जो बोर थ्योरी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा होता. ठीक है, वो एनर्जी को तब रिलीज करता है जब वो किसी एक शेल से दूसरे शेल के अंदर क्या करता है? जंप करता है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.